बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट जो आर वाचिंग माय चैनल नदीम कदीर। एनईटी टेस्ट के हवाले से आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 18 इसको डिस्कस करते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसमें दो टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं, एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है और दूसरा टॉपिक जो है इसमें है एक्स रेज का। और दो टॉपिक हम आपको इसके रिलेटेड जो MCQ हैं जो पास पेपर एनईटी के में पूछे गए वो हम डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये बात जो है वो बोहर ने अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन की। बोहर का एटॉमिक स्ट्रक्चर कहता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मेक्स ट्रांजिशन, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांजिशन करेगा, मसलन वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ मूव करेगा। दो बातें हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉन जब तक अपनी जो है वो ऑर्बिट में रहता है तो वो एनर्जी को ट्रांसमिट नहीं करता। पहली बात, इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो दो बातें होंगी, या तो वो इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन का नाम देंगे। अब दो बातें होंगी, या तो वो इलेक्ट्रॉन, या तो वो एनर्जी को ऑब्ज़र्व करेगा या इमिट करेगा। बोहर के एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक हर ऑर्बिट की एनर्जी लेवल होती है। सबसे कम जो है वो एनर्जी लेवल पहला ऑर्बिट रखता है जिसे हम ग्राउंड स्टेट का नाम देते हैं, और उसके बाद जो है वो एनर्जी लेवल जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं एनर्जी लेवल बढ़ता रहता है। तो ये वाला लो एनर्जी लेवल है, ये वाला हाई एनर्जी लेवल है। तो जब हाई एनर्जी लेवल, ये हाई एनर्जी लेवल का है और इसमें जो है ये लो एनर्जी लेवल का है। जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करता है, जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ ट्रांसमिट करता है तो कुछ एनर्जी जो है वो इमिट कर देता है, रेस की शक्ल में कुछ एनर्जी को वो जो है वो इमिट कर देता है। तो वही कहा गया, इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ आएगा। हायर ऑर्बिट हाई एनर्जी वाला ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट लो एनर्जी वाला ऑर्बिट। तो उसमें जो एनर्जी मौजूद है, उसमें जो एनर्जी का डिफरेंस है वो जो है वो इमिट कर देगा। तो इट विल इमिट एनर्जी, ये एनर्जी को इमिट कर देगा। अब इसका रिवर्स प्रोसेस भी होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ये ग्राउंड स्टेट है n=1, इसकी एनर्जी कम है, ये n=2 और भी आगे भी बढ़ेंगे 2, 3, 4, ये एनर्जी का लेवल लो है, ये एनर्जी का लेवल हाई है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करे लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ। तो जब इसको एनर्जी मिलेगी, जब इसको एनर्जी दी जाएगी, जब वो एनर्जी को ऑब्ज़र्व करेगा तो होगा ये कि वो ट्रांसमिट कर जाएगा अगले वाले में, लो से हाई में चला जाएगा। कब? जब वो एनर्जी को ऑब्ज़र्व कर रहा होगा। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया गया, मतलब एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन को जो है वो एनर्जी दी गई। एक्साइटेड फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जाने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना होगा, एनर्जी देनी होगी। इट विल डैश एनर्जी, इट विल ऑब्ज़र्व एनर्जी, ये एनर्जी को जो है वो ऑब्ज़र्व करेगा। हम मोस्टली ये वाली बात करते हैं, बोहर के मुताबिक ये दो चीज़ें आपने जो है वो ख्याल रखनी है। ये एनर्जी को इमिट करेगा, इमिशन ऑफ एनर्जी कहलाएगी, और ये एनर्जी को ऑब्ज़र्व करेगा। सही। अब हम इस वाली की बात करते हैं। हाइड्रोजन की सीरीज़ है n=1, पहला ऑर्बिट है, ग्राउंड स्टेट वाला ऑर्बिट कहलाता है। इसमें एनर्जी बहुत कम हुआ करती है। उसके बाद एक लार्ज डिफरेंस के बाद ऑर्बिट 2 है, इसमें एनर्जी ज़्यादा, फिर एनर्जी बढ़ती रहेगी और ये अप टू इन्फिनिटी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन मूव कर, जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में है कोई एनर्जी जो है ना इमिट करेंगे ना ऑब्ज़र्व करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से
मूव करते हुए जो है वो ग्राउंड की तरफ आएंगे, या थर्ड ऑर्बिट से मूव करते हुए ग्राउंड की तरफ आएंगे, या फोर ऑर्बिट से मूव करते हुए ग्राउंड की तरफ आएंगे, तो वो एनर्जी को इमिट करेंगे, वो एनर्जी को इमिट करेंगे, वेव्स को इमिट करेंगे। तो इस वेव्स को नाम देते हैं हम अल्ट्रावायलेट रेस, और जो सीरीज़ हासिल होती है वो लेमन सीरीज़ कहलाती है। लेमन फाउंड a series of lines in the spectrum of hydrogen atom of the region। तो लेमन ने कौन सी सीरीज़ हासिल की? अल्ट्रावायलेट सीरीज़ जो है लेमन ने हासिल की। ये कब हासिल हुई? जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हाई ऑर्बिट से कहाँ पहुँचे बताइए? n=1 ग्राउंड स्टेज पे पहुँचे, तो एनर्जी रिलीज़ की। वो एनर्जी वेव की सूरत में, फोटोन की सूरत में निकली और उसको डेवलप किया गया, तो वो अल्ट्रावायलेट जैसी खुसूसियात रखती थी। सी, अब ये कहा गया व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट से जब वो फर्स्ट ऑर्बिट पे ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो एनर्जी को इमिट करेगा, और ऐसी एनर्जी सीरीज़ जो है वो अल्ट्रावायलेट वेव्स होती हैं, और उन सीरीज़ को नाम दिया जाता है बताइए? लेमन सीरीज़ का नाम दिया जाता है। कब? जब सेकंड स्पेक्ट्रम से जब सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट की तरफ आएगा। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, ठीक है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ आएगा, जैसे अभी एग्जाम्पल दी, तो इट विल इमिट एनर्जी, ये जो है वेव्स इमिट करेगा। वो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी। उन वेव्स को हम ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज़ अ पैकेट ऑफ द फोटोन, वो फोटोन को इमिट करेगा। फोटोन में जो एनर्जी होगी वो एनर्जी किसके बराबर होगी? वो एनर्जी होगी एनर्जी ऑफ द फाइनल, एनर्जी ऑफ द इनिशियल। यानी कि सेकंड ऑर्बिट से वो फर्स्ट ऑर्बिट की तरफ आया तो एनर्जी इमिट करेगा, थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट की तरफ आया तो एनर्जी इमिट करेगा। तो एनर्जी का जो डिफरेंस होगा ऑर्बिट की, हर ऑर्बिट की कोई ना कोई एनर्जी लेवल होता है। तो जिस ऑर्बिट से वो नीचे आया है उनके दरमियान जो डिफरेंस होगा, एनर्जी का डिफरेंस होगा, वो जो है वो फोटोन की एनर्जी हो जाएगी। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्डर टू लोअर ऑर्डर, हायर ऑर्डर से लोअर ऑर्डर की तरफ जाएगा तो एनर्जी को इमिट करेगा, और वो एनर्जी का इमिट जो है वो डिफरेंस ऑफ एनर्जीज इन टू ऑर्बिट्स के बराबर होगा। आई होप ये क्लियर है। अब देखें बेटा, ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम की जो n=1 है, पहला ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट की एनर्जी को ग्राउंड स्टेट का नाम देते हैं, और उसकी वैल्यू आपने याद रखनी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ग्राउंड स्टेट भी कहलाता है, और ये एनर्जी सबसे लीस्ट होती है, सबसे कम होती है। और वो तमाम इलेक्ट्रॉन जो इस ग्राउंड स्टेट पे आते हैं तो वो सीरीज़ बनाते हैं, उस सीरीज़ को लेमन सीरीज़ का नाम दिया जाता है। और लेमन सीरीज़ से जो वेव डेवलप होती हैं वो अल्ट्रावायलेट वेव्स हुआ करती हैं, ठीक है। अदर ऑर्बिट की सेकेंड ऑर्बिट जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, अदर ऑर्बिट का फार्मूला अपॉन n² के बराबर है। मतलब सेकेंड ऑर्डर के लिए आप काम करेंगे तो n की जगह 2 लिख देंगे, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी मालूम करनी है n की जगह 4 लिख देंगे, और फोर्थ की मालूम करनी है, फिफ्थ की मालूम करनी है, इस तरह आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी मैंने बताया एनर्जी का डिफरेंस जो है वो EF फाइनल एनर्जी का ऑर्बिट, इनिशियल ऑर्बिट, और ये h न्यू के बराबर होता है, या इसे HF का नाम भी देते हैं, या इसे hc/λ का नाम भी देते हैं। h जो है वो प्लांक कांस्टेंट है, h प्लांक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू याद रखनी है 6.67 × 10⁻34। इसकी यूनिट भी अक्सर पूछी जाती है जूल सेकंड, जो याद रखना है, ठीक है। ये हमने बताया व्हेन फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम इमिट्स अ फोटोन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। अब हाई फ्रीक्वेंसी फोटोन निकलते हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन ने ज़्यादा जंप की है हाई एनर्जी से बहुत लो वाली
स्टेज पर आया है तो उसमें ज़्यादा एनर्जी जो है इमिट होगी। ज़्यादा एनर्जी इमिट होने का मतलब है ज़्यादा एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, एनर्जी ऑफ फोटोन और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर फोटोन की एनर्जी ज़्यादा है तो मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसका मतलब एनर्जी ज़्यादा है। फोटोन का मतलब है वो रेज़ जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से निकलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम एमिट्स द फोटोन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। अब हाई फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यहाँ देखें हमने आपको बताया, ये हमने जो लेवल बनाए इसमें n=1 ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के बाद एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर आता है, मतलब यहाँ पे एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा है। इन दोनों में एनर्जी का लेवल कम है, इन दोनों में एनर्जी का लेवल कम है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट की तरफ आएगा तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी को लूज़ करेगा और बहुत ज़्यादा एनर्जी को लूज़ करेगा, इसीलिए उसकी वेव्स जो है वो अल्ट्रावायलेट नेचर की होती हैं। सही, और उसकी अल्ट्रावायलेट का मतलब उसकी एनर्जी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन, 1 से 2 पे तो नहीं जा सकता, हाँ 2 से 1 पे जाएगा, सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट की तरफ जाएगा, एनर्जी का लेवल बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर जो है वो आपको सबसे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी मिलेगी, हाई एनर्जी आपको मिलेगी। ठीक है, अब और भी सीरीज़ होती हैं, सिर्फ ऐसा नहीं होता से सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट, ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड ऑर्बिट से, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है, ये फिफ्थ ऑर्बिट है, इन तमाम से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर सेकंड पे स्टे करता है, ये थर्ड से निकलकर सेकंड पे स्टे करता है। अब हमारे पास डेस्टिनेशन जो है वो सेकंड है, तो उस सूरत में भी वेव्स निकलेंगी। इन वेव्स को बामर सीरीज़ का नाम देते हैं। ये विजिबल नेचर की होती हैं। ये कब हासिल होती हैं, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हालत में होता है, हायर एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट की तरफ जाता है और डेस्टिनेशन जो है वो सेकंड होगा, सेकंड ऑर्बिट की तरफ बढ़ता है। तो उस वक्त जो वेव डेवलप होंगी, फोटोन डेवलप होंगे, रेज़ डेवलप होंगी, वो रेज़ जो है वो विजिबल नेचर की होती हैं, बामर कहलाती हैं। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑर्बिट से अगर वो सेकंड ऑर्बिट की तरफ जो है वो उनका डेस्टिनेशन है, उनकी जर्नी है, स्टे करती हैं सेकंड ऑर्बिट पर, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ बिलोंग्स टू द बामर सीरीज़। और ये सबसे पहले यही सीरीज़ जो है वो इस्टब्लिश हुई। ये जो बामर सीरीज़ है इसका जब इस वेव्स निकली हैं, इन वेव्स को माइकलसन इंटरफेरोमीटर की मदद से देखा गया तो ये विजिबल नेचर की थी। विजिबल नेचर, हमारी जो नेचुरल लाइट है वो भी विजिबल है, उसको अगर आप प्रिज्म से गुजारें तो स्पेक्ट्रम जो है वो विबगॉर वाला स्पेक्ट्रम मिलता है, जिसे रैम्बो का नाम देते हैं, तो वो विजिबल नेचर का होता है। एक और सीरीज़ है पास्टन सीरीज़। ये कब हासिल होती है, जब ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन का टर्मिनेट होता है थर्ड ऑर्बिट पर। ये ग्राउंड है, ये सेकंड फर्स्ट है, ये एंड का मतलब 1 ग्राउंड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ, इस तरह से। अब अगर टारगेट जो है हमारा थर्ड हो, सारे इलेक्ट्रॉन थर्ड पे आके जो है वो स्टे करते हों, तो उस वक्त जो वेव्स डेवलप होंगी वो वेव्स जो है वो पास्टन सीरीज़ कहलाती है। और ये पास्टन सीरीज़ को जब इस्टेब्लिश किया गया तो ये इंफ्रारेड होती हैं, इंफ्रारेड रीजन की जो है वेव्स निकल गई। अब अगर जो है वो ऑर्बिट कौन सा हो, फोर्थ ऑर्बिट पर स्टे कर रही हों, तो उस सूरत में जो वेव्स इस्टेब्लिश होती हैं वो ब्रैकेट सीरीज़ कहलाती हैं। ये नाम याद रखना है आपको। और ये ब्रैकेट सीरीज़ जो है, ब्रैकेट सीरीज़ ये भी इंफ्रारेड की है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा इंफ्रारेड है, दूर है, ज़्यादा उनका वेवलेंथ ज़्यादा होता है इंफ्रारेड। और अगर हमारा फिफ्थ ऑर्बिट हो, फिफ्थ ऑर्बिट में हाई ऑर्डर से फिफ्थ ऑर्बिट की तरफ स्टे करती हों, तो उस सूरत में
हमारे पास फंड सीरीज़ PFUND फंड सीरीज़ हासिल होती है। और ये जो फंड सीरीज़ है ये और फार इंफ्रारेड होती हैं। ठीक, अब ये हमने एक्सप्लेन किया था हाइड्रोजन एटम के जो स्पेक्ट्रम होते हैं। हाइड्रोजन एटम में जो वेव्स इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ, तो कभी वो अल्ट्रावायलेट रीजन की फोटोन डेवलप करते हैं, कभी वो विजिबल रीजन के फोटोन डेवलप करते हैं, कभी इंफ्रारेड करते हैं। तो इसका मतलब है ऑल ऑफ देम, तमाम किस्म के स्पेक्ट्रम हमें मिलते हैं जब कभी हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी लूज़ करके लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट की तरफ आते हैं। अब ये एक हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें कहा गया वेव ऑफ हैज़ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फोटोन को ईजाद करने का सेहरा जो है वो आइंस्टाइन के सर है ये। अब वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 4 × 10⁻⁻⁻ हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी दी हुई है वेव की 4 × 10⁻14 हर्ट्ज़ के बराबर। एनर्जी मालूम करनी है इसकी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी मालूम करनी है। वैसे एनर्जी जूल होती है लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी का फार्मूला h न्यू के बराबर है, फोटोन की एनर्जी का फार्मूला है, वेव की एनर्जी का फार्मूला है। एनर्जी मुझे मालूम करनी है। h की वैल्यू प्लांक कांस्टेंट होती है 6.67 10⁻−34। न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है 4 × 10⁻14। जो जवाब आएगा वो जूल में आएगा। अब अगर मैं इसको 6.67 × 10⁻−34 को 4 × 10⁻14 और डिवाइड कर दूं इसको 1.67 10⁻−19 से, तो अब जो जवाब आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। इसकी कैलकुलेशन मैंने की है और इसका जवाब 1.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका जवाब आया है। तो ये आप देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल पेपर में पूछा भी गया। रेडिएशन विद वेवलेंथ शॉर्टर दैन वायलेट। वायलेट से भी छोटा हो तो वो अल्ट्रा वायलेट रेंज में आता है। रेडिएशन विद वेवलेंथ लॉन्गर रेड लाइन से भी बड़ा हो तो वो इंफ्रारेड वाली रीजन में चला जाएगा। रदरफोर्ड ने जो है वो न्यूक्लियस का किसी एटम में मोस्टली जो वेटेड रीजन है वो न्यूक्लियाई है। ये बात रदरफोर्ड ने जो है वो प्रूव की अपने एक्सपेरिमेंट से। तो न्यूक्लियस या न्यूक्लॉन से मुतालिक जो भी सवाल होंगे वो रदरफोर्ड के नाम होंगे। उसने कंक्लूड किया कि न्यूक्लियस विच इज़ सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम, एटम का सेंट्रल पार्ट है, उस पर जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जगजा होते हैं। न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, तो पूरे न्यूक्लियस पे चार्ज जो है वो कैसा होता है बताइए, पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के ऊपर। द सीरीज़ ऑफ लाइन इन विजिबल रीजन, विजिबल रीजन की सीरीज़ जो है वो बामर सीरीज़ है। अल्ट्रा वायलेट सीरीज़ की रेंज जो है वो लेम सीरीज़ है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन की फॉर्म करते हैं प्रोटॉन से, नंबर ऑफ ऑर्बिट से, मास नंबर से। एनर्जी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ट्रांजिशन होती है, तब जो है वो वेव्स डेवलप होती हैं, फोटोन निकलते हैं, उन फोटोन से स्पेक्ट्रम डेवलप होते हैं। प्लांक कांस्टेंट की यूनिट मैंने आपसे कहा था, याद रखिएगा, जूल पर सेकंड है। एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वायलेट कलर इज़, वायलेट कलर की जो फोटोन की एनर्जी है, अब देखें सबसे पहले जो है वो हमारे पास आता है अल्ट्रा वायलेट, फिर आता है एक्स रेज़, फिर आता है वेब गोर, फिर आता है इंफ्रारेड। ये तरतीब है सही। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी अल्ट्रा वायलेट की होगी, फिर एक्स रेज़ की होंगी, फिर वायलेट की होंगी, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड की होंगी। तो फोटोन वायलेट कलर ये रहा हमारे पास, इसकी एनर्जी जो है वो ग्रेटर होगी रेड कलर की एनर्जी ज़्यादा होगी, बिल्कुल ऐसी है। लेस दैन द रेड कलर नहीं, इसकी सबसे ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट की, फिर एक्स रेज़, फिर आपके पास वेब गोर की एनर्जी मिलेगी।
ठीक है बेटा, ये सॉरी यहाँ अल्ट्रा वायलेट यहाँ पर आएगा, एक्स रेज होगा और ये गामा रेज पड़ेंगे। ये ये वायलेट से पहले अल्ट्रा वायलेट, फिर सबसे ज़्यादा गामा रेज की एनर्जी है, फिर एक्स रेज की एनर्जी है, फिर अल्ट्रा वायलेट की है, फिर वेवगोर की है, फिर इंफ्रारेड की है। ठीक है, तो ये करेक्शन कर लीजिएगा। ये कुछ फार्मूले आप याद रखेंगे। इन फार्मूलों में जो है वो बोहर एटॉमिक मॉडल का रेडियस, किसी भी ऑर्बिट का रेडियस इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। एनर्जी मालूम करने का फार्मूला मैंने बताया। जो वेव्स इमिट हो रही हैं उसकी वेवलेंथ के लिए रेडबर्ग कांस्टेंट वाले फार्मूले को अप्लाई किया जाता है। इन फार्मूलों को आपने याद रखना है। अब आते हैं एक्स रेज। एक्स रेज रोटंगन रेज भी कहते हैं इसके साइंसिस के हवाले से। ये कब हासिल होती है? जब आपको बताया गया कोई हैवी न्यूक्लियस, जब आप हैवी न्यूक्लियस को जो ग्राउंड स्टेट में मौजूद है उसको आप एनर्जी देते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं, सही, और रेस की सूरत में बाहर निकल आते हैं, गामा एक्स रेस की सूरत में बाहर निकलते हैं। ऑन बम्बार्डमेंट हैवी एटम्स हमारे पास है, उस पर बम्बार्डमेंट की गई, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी दी गई, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट की जाती है और विद इलेक्ट्रॉन डेट हैव बीन एक्सेलरेटेड थ्रू 1000 वोल्ट, जो 20,000 के करीब वोल्टेज पर जो है वो उसको बम्बार्डमेंट की जाती है एक हैवी एटम के ऊपर। तो वहाँ पर जो है रेज़ इमिट होती हैं। अब वो रेज़ जो है वो कौन सी रेज़ होती हैं बताइए? एक्स रेज़ होती हैं। जब भी बम्बार्डमेंट का तस्करा हो किसी हैवी एटम पर थ्रो न्यूट्रॉन, तो उस सूरत में जो वेव्स निकलेंगी वो एक्स रेज़ बनेगी। एक्स रेज़ की एनर्जी जो है वो मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो है वो वायलेट, वेवगोर है, ये एनर्जी का लेवल है। इससे पहले अल्ट्रा वायलेट, फिर एक्स रेज़, फिर गामा रेज़। तो एक्स रेज़ की एनर्जी जो है वो एक्स रेज़ की एनर्जी हैज़ लेस फ्रीक्वेंसी एनर्जी दैन अल्ट्रा वायलेट, मोर फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ द अल्ट्रा वायलेट। यकीनन अल्ट्रा वायलेट से जो है वो एनर्जी इसकी एक्स रेज़ की ज़्यादा मिलती है। तो ये जवाब इसका हो जाएगा। फिर आइए, एक्स रेज फोटोन प्रोड्यूस ड्यू टू द ट्रांजिशन फ्रॉम एल शेल टू के शेल इज कॉल्ड। ये हमारे पास के एल एम शेल है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करता है तो एल शेल का इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा के की तरफ, एम शेल का इलेक्ट्रॉन के शेल की तरफ मूव करेगा। उस वक्त जो वेव्स निकलेंगी उसको के अल्फ़ा का नाम दे दिया गया। तो एक्स रेज फोटोन प्रोड्यूस ड्यू टू द ट्रांजिशन फ्रॉम एल शेल टू के शेल। एल शेल से के शेल पे जो ट्रांजिशन होती है एल शेल से के शेल के ऊपर, उसको के अल्फ़ा का नाम दे देंगे। और एम शेल से जो इलेक्ट्रॉन के शेल की तरफ बढ़ते हैं उसे के बीटा का नाम दे दिया जाएगा। एक्स रेज फोटोन प्रोड्यूस ड्यू टू ट्रांजिशन फ्रॉम एम शेल, बाहर वाले शेल से अगर आएगा तो वो के बीटा बनेगा। ठीक, एक्स रेज एक्सिबिट फिनोमिना। एक्स रेज से अगर हम देखें तो वो पोलराइजेशन भी करता है, इंटरफेरेंस भी करता है, क्योंकि ये रेज़ हैं तो रेज़ की तमाम प्रॉपर्टीज़ को ये फुलफ़िल करता है, ऑल प्रॉपर्टीज़ को ये फुलफ़िल करता है। एक्स रेज है क्या? एक्स रेज हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं ये। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो पैकेट ऑफ फोटोन की सूरत में जो है मूव करती है। एक्स रेज की नेचर क्या है? एक्स रेज की नेचर जो है वो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स है। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो फ्रॉम इनर ऑर्बिट ऑफ हैवी एलिमेंट। एक हैवी एलिमेंट है, उसमें जो इनर इलेक्ट्रॉन है जब वो मूव करते हैं बिकॉज ऑफ द बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमें क्या मिलती है?
एक्सरेज हासिल होती हैं। तो ये चंद क्वेश्चंस हमने कराए आपको, तो उम्मीद है ये आपकी समझ में आए होंगे और इसकी प्रैक्टिस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तो इंशाल्लाह इसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ MCQ आपको NET के एंट्री टेस्ट में मिलेंगे। उम्मीद है अल्लाह ताला आपको दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आप आला तालीम हासिल करें। थैंक यू।